अच्छा, तो वी टॉक्ड अबाउट फ्री फॉल, कि फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का दूसरा नाम है इज लाइक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगी दैट वुड ऑलवेज बी द सेम। ठीक है, और वो कितनी होगी? इट वुड बी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट डज 9.81 की एक्सेलरेशन मीन? कि हर सेकंड के बाद, जैसे जैसे एक सेकंड गुजरेगा, दूसरा सेकंड, जो चेंज आएगा स्पीड के अंदर, वो कितने का चेंज आएगा? 9.81, 1.81 मीटर का yes. चेंज आता जाएगा। तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं, मुझे एक चीज पता है कि जो वेलोसिटी है ना, वो तो बढ़ रही है, कोई शक नहीं, बढ़ तो रही है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखूं, तो एक्सेलरेशन तो वही है, एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, इट इज नॉट जीरो, बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एयर रेजिस्टेंस होती है, या बंदा पैराशूट खोल लेता है और मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है किसी पॉइंट पर, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वहां पे उस पैराशूट वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। जब हमें पता लग जाए कि अब एक ही स्पीड से गिर रहा है, स्पीड बढ़ नहीं रही, तो यहाँ पे क्या स्पीड बढ़ रही है, लेकिन बड़ी एक मोशन से बढ़ी, मतलब कि एक सेकंड बाद 10 हुई है, 2 सेकंड बाद 20 होगी, 30 सेकंड बाद 30 होगी, इस तरह करके। तो वेलोसिटी वुड इंक्रीज बट द एक्सेलरेशन वुड रिमेन कांस्टेंट। तो आपके पास इस तरह के ग्राफ की शक्ल आपके पास आएगी। इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ फ्री फॉलिंग, व्हेन यू लॉन्च एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, जब ऊपर फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, तब भी एक्सेलरेशन तो सेम रहेगी। फर्क क्या आएगा वेलोसिटी के अंदर? इस ग्राफ से क्या समझ आती है कि जब आप कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं क्या हो रहा है? आपके पास कोई वेलोसिटी चीज भी, अगर क्या ठीक है, जी वेलोसिटी भी, जो ऊपर कोई चीज जब आप फेंकते हैं, वेलोसिटी भी कम हो रही है। इंक्रीज होगी और हाँ जी सॉरी वेलोसिटी कम होगी और एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं एक एक्सेलरेशन तब सेकंड भी सेम रहेगी। जो आपकी हाँ वेलोसिटी कम हो रही होगी ना, अब वो हर सेकंड बाद 9.81 कम होगी, नीचे आते हो 9.81 ज्यादा होगी। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को जीरो से फेंकता हूँ, एक सेकंड बाद उसकी स्पीड होगी 9.81, उसके एक सेकंड बाद होगी 18.9 समथिंग। ठीक है, लेकिन जब कोई चीज में 18.91 की स्पीड से ऊपर फेंकूंगा, तो उसमें हर सेकंड बाद 9.81 का फर्क आता जाएगा। फर्क हुई है, एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी फर्क नहीं है। फर्क ये है कि एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन वेलोसिटी कभी पॉजिटिव की तरफ है और कभी नेगेटिव है, लेकिन चेंज सेम है। अगर एक बंदा तेज भाग रहा है, भाग वो उसी डिफरेंस से तेज रहा है, लेकिन जब आहिस्ता हो रहा है, तब भी उतने ही डिफरेंस से आहिस्ता हो रहा है। एंड अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करूं, तो क्या हो जाएगा? द ग्राफ ऑफ फ्री फॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, और जब वो वापस ग्राउंड की तरफ गिरेगा, मतलब मैंने अपवर्ड फेंका 10 की स्पीड से, फिर 9 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर करते 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 0 की स्पीड हुई, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुक गया। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां मैंने बॉल को फेंका 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 फेंका, ऊपर जाके रुका, अब उसने नीचे आना है। ठीक है, यहाँ तक का ग्राफ मैंने यहाँ तक देख लिया। अब जब वो नीचे आएगा, बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिवली बढ़ेगी। ऊपर जाते हुए स्पीड पॉजिटिवली कम हुई थी, क्योंकि जा तो ऊपर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्राफ के पॉजिटिव रीजन में ही आएगा। लेकिन जब कोई चीज नीचे आ रही है टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो वो नेगेटिव है। अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, -1, -2, -3, -4, -5। तो ये पूरा ग्राफ आपके पास बनता है फॉर अ फ्री फॉल, व्हेन यू थ्रो ऑन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, और फिर वो नीचे आता है। लेकिन अभी भी जो एक्सेलरेशन थी वो वहीं की वहीं है, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो 9.81 ही आपके पास रहेगी। The graph here is to show that the acceleration remains same. The following slides will give a detailed explanation on directions of both the regions. तो here you can see, अगर आप ग्राफ देखें और फ्री फॉलिंग, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कि एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, बाउंस हुआ, फिर नीचे आया, बाउंस हुआ, बाउंस 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 करके रोकिए, उसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। जब नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर ऊपर जाके रुका है, ठीक है, फिर नीचे आया, वेलोसिटी कम होगी, नेगेटिवली किया है,
फिर दोबारा यहाँ पे जाके जमीन के साथ बाउंस किए, फिर तेज होगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर नेगेटिवली कम होगी, फिर यहाँ जाके दोबारा जमीन से लगेगा, फिर बाउंस होगा, ऊपर जाएगा। समझ आ रही है? ग्राफ क्लियर हुआ है? तो यहाँ वो और बताएं। क्या ये चीज? जब हम्म। ये जब जमीन पर लगकर ऊपर जा रहा है, हम्म। तो तब तो हमारी वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए। जब ऊपर जा रहा है तो वो कम ही हो रही है ना, ये देखिए, यहाँ पे जमीन से लग के ऊपर जा रहे हैं, उसने थोड़ा सा तो इंक्रीज होना है, लेकिन वो नेगेटिवली इंक्रीज, कम ही तो हो रही है, देखिए, -4 से -3 से -2, -4 टू -2, कोई चीज कम ही हो रही है ना, हम्म। पे आ रही है, और फिर बढ़ना शुरू होती है, फिर नीचे बाउंस। तो ये पूरा आपके पास एक मोशन बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ जब वो क्वेश्चन भी आएगा। इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। हम्म। नीचे आते वक्त फिर दोबारा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। जो मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो। इस सब को छोड़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक चीज होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा स्लो होता है, लेकिन पॉजिटिवली स्लो होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, अब एक चीज याद रखिए, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसको मैं कहूंगा पॉजिटिव इंक्रीज आ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मैं इसको कहूंगा पॉजिटिव डिक्रीज आ रहा है। कोई ऑब्जेक्ट नीचे आया अगर, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी नीचे आया, एक की वेलोसिटी नीचे आते हुए बढ़ रही है और एक की वेलोसिटी कम हो रही है, हैं दोनों नेगेटिव, लेकिन एक की नेगेटिवली बढ़ रही है और एक की नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है। ऊपर भी दो ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, एक के ऊपर जाते हुए अगर बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव इंक्रीज है, एक के ऊपर जाके कम हो रही है तो वो पॉजिटिव डिक्रीज है। इतनी समझ आई? ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, बॉल अभी ऊपर है, सही है, मैंने फेंका है, जब जी। मैं फेंकूंगा नीचे तो क्या होगा? जब नीचे लगेगा ये अभी ऊपर, अभी अभी ऊपर जा रहा है, ये देखिए, अभी बॉल मैंने नीचे फेंका है, ये नीचे आ रहा है, पॉजिटिव तो होगी। तो वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, नीचे ठीक है, आते बढ़ी, वक्त। गुड। यहाँ पहुंचा, जमीन को लगा, जीरो हुआ एकदम, ठीक है, यहाँ जमीन को लगा, फुल स्पीड में आके जमीन को लगा, कोई 10 की स्पीड पे आके जमीन को लग गया, ठीक है। जमीन को जैसे ही वो लगा, ये एक वो स्टॉपिंग पॉइंट आया है, ये उस सेकंड के अंदर एक स्टॉपिंग पॉइंट आया है। अब वो जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा, ठीक है। ये एक स्टॉपिंग पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये एक स्टॉपिंग पॉइंट है, ठीक है, दिस इज अ स्टॉपिंग पॉइंट। अब वो नेगेटिवली बढ़ना शुरू होगी उसकी, ठीक है, अब नेगेटिव कम हो रही, -4 से -3, -2, -1, इस तरह करके यहाँ पे आके फिर बाउंस किया नेगेटिवली। ये -4 से -1 कोई चीज जाना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिक्री, ये इंक्रीज ही हो रहा है। -4 एक छोटा नंबर है, -1 बड़ा नंबर है ना। जी। ठीक है, इस लाइन को बेशक ना गिने, ये जो ये वाली लाइन होती है, दिस इज अ स्टॉपिंग लाइन। मैं इसको अगर इरेज भी कर दूं ना, तो देखिए, इस वाली लाइन को, ये स्टॉपिंग लाइन है, इसको ना गिने अगर हम, ठीक है ना, इसको बिल्कुल छोड़ दें, ये आपके पास हर ग्राफ के बाद बाउंस बनता है। ये तो एक इन्फिनिटी लाइन है, इस एक सेकंड में कोई डिक्रीज विक्रीज नहीं होगी, ये बस एक स्टॉपिंग लाइन होती है। दीज आर द डिफरेंट ग्राफ्स, इनको आपने याद रखना है बेसिक। तो अब मैं बताता हूँ कौन से रीजन है, ठीक है। नाउ अगेन लिसन टू मी, अगर मैं इसको समझाऊं, नाउ लुक एट दिस, मेरे कहाँ गई, एक सेकंड। बॉल मैंने ऊपर से नीचे फेंका, सबसे पहले क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है। उसके बाद बॉल जाके बाउंस कर गया, ठीक है, बाउंस करके उसकी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, ये डिक्रीज होना शुरू हुई, डिक्रीज होते 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 जीरो आ गई, फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, ठीक है, फिर नीचे पे लगा, फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुई, फिर ऊपर पहुंचा, नीचे गिरना शुरू हुआ, डिक्रीज होना शुरू, इंक्रीज सॉरी, ठीक है। इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको दोबारा बताता हूँ, आप फिर समझ आएगी। आई एम गोइंग टू मेक दिस ग्राफ।
ये बॉल नीचे गिर रहा है, क्या हुआ इसके साथ, वेलोसिटी को बताएं। नीचे गिर रहा है, ये इस पॉइंट पर जमीन पर लगा है ना, वो ऊपर नोक पर अभी मुझे बताएं, बस नीचे गिर रहा है तो क्या होगा वेलोसिटी को। गिर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होता है मैक्सिमम स्पीड से, यहाँ पे जोर का जाके लगा, फुल स्पीड से जाके लग गया, इधर लग गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हो गया। अब वो जैसी दोबारा अब ऊपर जाएगा यहाँ से बाउंस होके, तो वो ये वाला रीजन है, ये रीजन कुछ नहीं होता, दिस इज एन इन्फिनिटी पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ से एकदम डायरेक्ट ऐसे गई है माइनस में। अब वो डिक्रीज कर रहा है, ये देखें, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जाके वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा बॉल, वो ये पॉइंट है, ठीक है, हम्म। जीरो हो गया दोबारा ऊपर जाके। अब फिर नीचे आएगा, क्या होगा ये देखें, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे जाके बाउंस किया, अब 8 की स्पीड से लगा है, ज्यादा जोर से नहीं लगा। अब क्या होगा, फिर अब जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, हम्म। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके ये हवा में टॉप पे पहुंचा बॉल, ये बॉल हवा में पहुंच गया, फिर से जाके रुक गया, अब फिर नीचे आना शुरू करेगा, ये देखें वेलोसिटी फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, सही है, फिर जाके जमीन से लगा, फिर क्या होना शुरू हुआ, फिर अब नेगेटिवली अब ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, फिर दोबारा टॉप पे पहुंचा और नीचे आना शुरू हुआ, तो ये वेलोसिटी, अब समझ आया। जी सर। ये वो क्वेश्चंस भी अब करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये हम इनको कैसे देखें। की ये एक स्क्रीन और, उल्टी फोन की स्क्रीन उल्टा करके देखे, अब आगे समझ। अच्छा अब आ गई ये समझ, हाँ जी। चलिए, ओके। अब ये आपके पास एक ग्राफ है हम्म। फॉर द होल जर्नी ऑफ फ्री फॉल, ठीक है, फ्री फॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा है, एक पूरी कहानी होती है, एक पैराशूटर्स की पैराशूट खोलते वक्त की एक पूरी कहानी। वो कहानी क्या होती है कि एक बंदा गिरना शुरू हुआ, ठीक है, एक बंदा की यहाँ से वेलोसिटी एकदम बढ़ी है, फिर एक पॉइंट आया कि बंदे की एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी इतनी हो गई, ठीक है, क्योंकि एक टाइम आया अभी इस वाले पीरियड में क्या हुआ कि उस बंदे का जो वेट था वो ज्यादा था, एयर रेजिस्टेंस थोड़ी कम थी, फिर एक पॉइंट आता है कि वो इतनी तेजी से गिरने लग जाए, जब वो 50 की स्पीड से गिर रहा ना, तो जब स्पीड तेज होगी तो उसको हवा भी ज्यादा रोकेगी, तो फिर एक पॉइंट आता है कि जब वेट एयर रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, गॉट इट। जी। जब बंदे की टर्मिनल वेलोसिटी होती है, फिर वो कहते हैं चलो आओ पैराशूट खोलते हैं, जैसे ही पैराशूट खोला क्या हुआ, एकदम से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वेट कम हो गया, एयर रेजिस्टेंस वेट से भी ज्यादा होगी, तो उसकी एकदम धचका पड़ेगा, उसकी स्पीड कम होगी, डीसेलरेट होगा, डीसेलरेट हो गए, फिर एक पॉइंट आएगा दोबारा से, अब वो फिर से टर्मिनल वेलोसिटी पे चल रहा है, लेकिन अब जरा हल्की स्पीड से नीचे आएगा, लेकिन आएगा एक ही स्पीड से, ठीक है, मैं इसको ही पूरा यहाँ समझाता हूँ, अब देखना, ग्राफ की शक्ल है ऐसे, ठीक है, पूरी कहानी सुने, बंदे ने जंप लगाई जहाज से, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 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 हुई, ठीक है, अभी वेलोसिटी जितनी देर इंक्रीज हो रही थी, उसका वेट ज्यादा था, उसके ऊपर हवा का रेजिस्टेंस कम लग रहा था, ठीक है, अब क्या हुआ कि जब स्पीड उसकी 50 की पहुंच गई, बॉडी कांस्टेंट हो गई, क्यों कांस्टेंट हो गई, क्योंकि जब स्पीड बढ़ती है ना, हवा भी ज्यादा जोर डालती है, कोई भी चीज आप हाथ जोर से घुमाएं, हवा भी ज्यादा पड़ेगी, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, जहां पे वेट, उसका अपना वेट और एयर रेजिस्टेंस एक जितना हो गया, समझ आ गई। हाँ जी। यहाँ पे जाके उसको ख्याल आता है चलो पैराशूट खोलते हैं, वो जैसे ही उसने पैराशूट खोला एकदम से डिसेलरेशन हुई है, उसकी डिसेलरेशन हुई है, और पैराशूट खोले एकदम से, आप फिल्मों में देखते हैं ना, पैराशूट खोला है बंदा एकदम से ऊपर जाता है कि नहीं जाता, उसकी स्पीड एकदम ब्रेक लगती है, ब्रेक लगा के वो दोबारा से, अब ब्रेक जब लगाइए इस पॉइंट पे क्या हुआ कि एयर रेजिस्टेंस पैराशूट की वजह से अब ज्यादा होगी, वेट कम हो गया, ठीक है, फिर एक पॉइंट आएगा पैराशूट खुल गया, अब आहिस्ता 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 नीचे आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेट दोबारा से वेट एयर रेजिस्टेंस की इक्वल हो गया और फिर लैंड, समझ आई। हाँ जी। पहले क्या था, वेट ज्यादा था, फिर एक पॉइंट आया दोनों एक जितने हो गए, फिर उसने पैराशूट खोला, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, धचका लगा, डिसलेशन हुई, वेलोसिटी 10 पे पहुंच गई, फिर दोबारा पैराशूट खोल के अब बंदा मजे से आ रहा है, वेट और रेजिस्टेंस एक जितने हो गए थे, so here you can see at the point when the air resistance is equals to the weight there is no acceleration,
उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब नो एक्सेलरेशन। A small dense object like a steel ball bearing has a high terminal velocity and a light object जैसे कि एक रेन ड्रॉप होता है, उसका लार्जर सरफेस ये हो गया, एक पीस ऑफ पेपर है, उसकी भी लो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो ये पूरी आपको कहानी यहाँ से पता लगेगी। देखें, अभी उसका वेट ज्यादा था, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस ने आना शुरू हुआ। फिर एक पॉइंट आया, दोनों एक जितनी हो गई, वेट भी एयर रेजिस्टेंस भी। फिर बंदे को ख्याल आया, यार पैराशूट खोलते, एकदम से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, वेट कम हुआ। फिर दोबारा टाइम हुआ कि अब ये दोनों फिर से इक्वल हो। दिस इज द होल पैराशूटिस्ट जर्नी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसको मैं एक सेकेंड एक चीज और दिखाता हूँ आपको, वहां से भी आपको समझ लगेगी कि इसमें क्या हो रहा है। एक पूरी एनिमेशन समझाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इधर three, four. यार मैंने वो वीडियो दिखाई भी थी, मैं फिर से दिखा रहा Thrown a ball and it's travelling upwards. Neglecting air resistance, what force or forces are acting on the ball? A. The upward force from your hand. B. The downward force of gravity. Or C. Both of these. The answer is just the downward force of gravity, which gradually slows the ball, stops it, then brings it back down, making it fall faster and faster. Without gravity and air resistance, the ball would just go on travelling in the direction of your throw. Yes, the ball thrown up in the air comes back. Jump, and you're pulled back to the ground by gravity. Without the gravitational force, there would be no moons orbiting planets, no planets orbiting stars, and no stars held in galaxies. It's something we discover as babies, and we take it for granted. Famously, the concept of gravity was first proposed by Isaac Newton in the 1680s in his book Principia, which contained the universal law of gravitation. As the legend goes, he was sitting under an apple tree when an apple fell on his head, and he began wondering, what pulled it to the ground? Newton had the idea that gravity acted not just on apples, but also the sun, the moon, and the planets. The force increases as either or both of the masses m1 and m2 increase and drops off by the square of the distance r between them. So for example, doubling the mass of one of the objects also doubles the force of gravity experienced. But doubling the distance between the two objects results in the force being reduced to 1/4 of the original value. Gravity is an attractive force only and acts weaker over long distances. It's the gravitational force between the Earth and the Sun which keeps the Earth in orbit. Without this force, the Earth would continue to travel in a straight line. People often explain weightlessness in the space station as caused by the lack of gravity and talk of microgravity or zero gravity. But the space station is orbiting the Earth like the Earth orbits the Sun. It's the gravitational force between the Earth and the space station that keeps it, and all the objects in it, in Earth's orbit. If the space station were not moving, it would fall straight down towards the तो जो फ्री फॉल कॉन्सेप्ट है, हमारी जो ग्रेविटी है, अगर हम कुछ भी ना करें, अगर हम सिर्फ कोई चीज गिरे या कोई चीज, वो सिर्फ ग्रेविटी भी बहुत होती है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड कांस्टेंट करने के लिए, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट पुलिंग फोर्स। आपकी सैटेलाइट भी कैसे हिल रही है, गोल गोल कैसे हिल रही है, ग्रेविटी की वजह से। एक क्लॉक समझे, एक क्लॉक की नीडल को भी बीच में से कोई चीज मिल रही है हिलाने वाली, इसलिए वो घड़ी की सुई हिलती है। समझे, वो सैटेलाइट भी वही चीज है, मून भी वही चीज है, that are all moving on the concept of free fall. center of the Earth. In an orbit, it is constantly in a free fall as it constantly bends round in its orbit.
all the objects and people in the space station are falling together, and so relative to each other, they are weightless. You can try this at home. Put a feather on a coin in a transparent large plastic sweet jar and throw it upwards. The coin and the feather appear to float weightlessly inside the jar. This is just like the objects and people in the space station. It's only when you oppose gravity by holding the jar in your hand that the feather and the coin seem to have weight and settle to the bottom. We are weightless when we free fall, but gravity is acting all the time. It's not micro or zero gravity. On Earth, we think of gravity as being a constant. This is because the mass of an object and that of the planet beneath us is constant, and any change in distance between an object and the center of the Earth is negligible. But the gravitational force isn't limited to huge objects like planets. There is an attractive gravitational force between any two objects. But with everyday objects, the force is far too small to notice. However, if these two were in outer space, far अब इन दोनों के केस में जो आपका एक बहुत अच्छा सवाल था कि एक एलिफेंट और ये है, हाँ उनके मास फर्क होते हैं, लेकिन जो फ्री फॉल की बात करते हैं एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, जो मास का ताल्लुक है ना वो एयर रेजिस्टेंस से होगा। जब मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है मेरे अर्थ के अंदर एयर रेजिस्टेंस है, तो मुझे पता है कि हाथी के ऊपर ज्यादा एक फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस ज्यादा पड़ेगा, उसको ज्यादा ऊपर पुश करेगा कोई चीज गिरते हुए जो, लेकिन एक चिड़िया को इतना नहीं वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन जब मेरे पास हवा ही नहीं है तो दोनों एक ही स्पीड से गिरेंगे। स्पेस में भी जब वैक्यूम एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, they are both going to move at a speed of 9.81 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई? जी सर। गुड। फिर एक चीज आती है पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी, जो आपको एक बॉल बाउंसिंग वाले में भी कंफ्यूज करिए। हाउ कैन वन टेल वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन या एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है? आप एक चीज कैसे बताएंगे? हाउ कैन वन टेल कि एक ऑब्जेक्ट स्पीड कर रहा है या स्लो डाउन हो रहा है? ये आप कैसे बताएंगे? रिमेंबर, since the graph is a velocity time graph, the velocity would be positive whenever the lines is in the positive region. मुझे पता है कि अगर मेरा ग्राफ ऐसा है तो जब भी मेरी कोई लाइन यहाँ होगी उसका मतलब ये पॉजिटिव है, जब भी मेरी लाइन को यहाँ होगी उसका मतलब है नेगेटिव है। मतलब ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरह ये नेगेटिव डिक्रीजिंग है, ये नेगेटिव इंक्रीजिंग है। समझ आई? जी सर। ये लाइन है नेगेटिवली इंक्रीज होना, -1 -2 -3 -4, नेगेटिवली इंक्रीज, और ये पॉजिटिवली इंक्रीज, ठीक है। फिर इसी का उल्टा और वो आपको आइडिया हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस भी करेंगे। सिमिलरली द वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव व्हेनेवर द लाइन लाइज इन द नेगेटिव रीजन, ठीक है। मोreover, a positive velocity means that the object is moving in the positive direction and a negative velocity means that the object is moving in a negative direction. So one knows an object is moving in the positive direction if the line is located in the positive region. अगर लाइन आपके पॉजिटिव रीजन में है तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और नेगेटिव रीजन में अगर होगी तो हमें पता लग जाएगा कि नेगेटिवली मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, look at this, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं which are moving at a positive velocity. ये है पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये है पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ये नीचे जाते हैं, ये भी नीचे जाते हैं कि, ठीक है। अब ये ऊपर जाते हैं, अब ये नेगेटिव वेलोसिटी है, लेकिन आपके पास क्या है, ये नेगेटिवली डिक्रीजिंग है और ये नेगेटिवली इंक्रीजिंग है। अगर आप इसी को उल्टा करेंगे तो वो वही चीज आपके पास बन जाएगी। अगर मैं इसी को फ्लिप कर दूं, फोन उल्टा करेंगे तो ये भी इंक्रीज ही हो रही है। नाउ हाउ कैन वन टेल इफ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन? स्पीडिंग अप का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ है। पॉजिटिव में तो देखना आसान होता है, +3 से अगर कोई चीज +9 हुई है उसका मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट स्पीड अप कर रहा है। तो नेगेटिव में आपको कैसे पता लगेगा कोई स्पीड अप कर रहा है? अगर कोई चीज -3 से -9 जाएगी वो भी तो बढ़ रही है। देखिए -1 -2 -3 -4 पे आई है, अगर -1 से कोई चीज -4 पे पहुंची है वो भी तो नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है, ठीक है।
इन ईच केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। बढ़ तो मैग्नीट्यूड रहा है, आपने मैग्नीट्यूड को देखना, साइन छोड़ भी दें, अगर आप साइन को भूल भी जाए, आपने मैग्नीट्यूड देखने कि 9 3 से बड़ा है। तो इस तरह आपको पता लग जाए कि ऑब्जेक्ट स्लो हो रहे हैं, स्पीड। अब ये देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगा, ये पॉजिटिवली स्पीड अप कर रहा है, ये नेगेटिवली स्पीड अप कर रहा है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कब हो रहा है, ये पॉजिटिवली उसकी स्पीड कम हो रही है +9 से +3, और ये उसकी नेगेटिवली स्पीड कम हो रही है। इस ऊपर वाली लाइन का मतलब ये नहीं कि बढ़ रही है, नेगेटिव में इसका मतलब है ये कम हो रही है। समझ आ रही है? जी। गुड। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास अब दो नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कंप्लीटली न्यू है आपके लिए। दो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे, 2 से 3 न्यू फॉर्मूला कंप्लीटली, द 4 इक्वेशंस। ठीक है, द 3 to 4 इक्वेशंस हैं जो आपके अब चैप्टर में आएंगी, और उससे आपके सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की हुई है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने की हुई है मैट्रिक में। जी। ये जो होती है S = ½ AT², सुना है कभी? हाँ जी, VI प्लस VF ये सारा। अच्छा, ये O लेवल IGCSE में नहीं करवाता, ये भी देखा बेटे, S = V² - U²। हाँ जी। ओ नाइस। अच्छा, क्योंकि ये O लेवल्स और IGCSE में नहीं होता, हम A लेवल में ही पहली दफा ही करवाते हैं। मैट्रिक में आपने शायद पहले कर ली होगी। ये हैं वो 3 इक्वेशंस जो कि आपके हाँ A जी, लेवल। ये निकालने हैं। बिल्कुल, यही है, इन्हीं को हमने बदलना है। कि फर्क इनमें ये आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पूरे डिटेल से अब सवालों पे आएंगे डायरेक्ट। मैं आज भी और कल में आपको सवाल सारे अपलोड कर दूँ जो कि सर मैंने ना आपसे एक बात करनी थी। जी वो क्या कहते हैं, जो मैं कंप्यूटर पढ़ रहा था ना जिन सर से। हम कर लूँ। ओके, सो दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। V = U + AT, ये वही वाली है बेसिकली, उसको रीअरेंज किया हुआ है, V - U/T को जो आप रीअरेंज करते हैं आपको डेराइव आपके पास ये हो जाएगी। फिर इसी को हम चेंज कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। इसमें से मैं U हटा दूंगा, क्योंकि U तो फिर होगी ही नहीं। यहाँ से भी फिर मैं U हटा दूंगा, इधर से भी मैं U हटा दूंगा, क्योंकि जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा ऐसा जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो, उसकी तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो उसके फॉर्मूलेस फिर आपके पास डिफरेंट बन जाएंगे। तो आप लोग को ऑलरेडी आई गेस ये सारी याद हो जाएंगी। एक ये है जो हमने बहुत यूज करनी है, और एक ये वाली बहुत ज्यादा यूज होगी। ½ AT² आपका डायनामिक्स जो आपका अगला चैप्टर होगा, उसमें हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नया है वो भी A लेवल से, आई डोंट नो अगर आपने किया है कभी, नाम सुना है नहीं, तो वो हम नया करेंगे। सो यू कैन ओनली यूज दिस इक्वेशंस। इनकी एक शर्त ये होती है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, तभी आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है। और ए लेवल्स में बड़ा आसान होता है देखने कब कौन सी यूज करनी है। अगर आपको टाइम दिया हुआ है यू या ए दिया हुआ है, तो आपको खुद ही देख के पता लग जाएगा ठीक है भाई ये वाली यूज करनी है। जब टाइम ना दिया हो तो आपको खुद ही देख के पता लगे कि ये यूज करनी है। वो क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट खुद आपको अंदाजा होगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है सैंपल मैंने जो पेपर से लिए थे। अचीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? U 0, खत्म। Accelerates at 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर ड्यू टू ईस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम। हमने क्या निकालनी है? कैलकुलेट द चीताज फाइनल वेलोसिटी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक? मेरे पास A गिवन है, मेरे पास T भी गिवन है, U तो मेरी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, और मैंने फाइनल वेलोसिटी निकालनी। कौन सा फॉर्मूला यूज? एक सेकेंड। A और T गिवन है, हाँ, तो पहला लगेगा। पहला बिल्कुल सिंपल, ये वाला लगा लें। U तो आपके पास है ही नहीं, इसको निकाल दें। क्या फॉर्मूला बना? V = AT। 80। बेशक ये भी निकाल दें, ये लिखने की भी जरूरत नहीं। बस 2 को मल्टीप्लाई करें टाइम से, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। फिर वो कहते हैं डिस्टेंस भी निकालो। अब डिस्टेंस निकालने तो हमें S चाहिए, S होता है डिस्टेंस, तो उसके लिए आप दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। S = ½ AT²। UT मैंने दोबारा निकाल दिया अंदर से। क्यों निकाला? चीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बैठा हुआ था वो आराम से। तो आपने क्या करना है? S = ½ AT², हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 2 थी, मल्टीप्लाई बाय 10², ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, एन एथलीट एक्सेलरेट्स आउट ऑफ अ ब्लॉक्स एट 5, ये उसकी एक्सेलरेशन है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब कि मैंने टाइम निकालना है।
कि कितनी देर लगी उसको टू टेक हर रन टू द फर्स्ट 10 मीटर्स, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10, ut फिर से निकाल दे, नहीं चाहिए, हाफ a और t स्क्वायर आपने निकालना है। t स्क्वायर आ गया तो t कैसे निकलेगा, इसी 4 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास t आ जाएगा। समझ आ गई? हाँ जी। उसी के बाद आपने नेक्स्ट पार्ट में वेलोसिटी निकालनी है। जब आपके पास टी आ गया है तो अब आप दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो वेलोसिटी निकालने के लिए, ए को मल्टीप्लाई कर दो टी के साथ तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये स्टेप है। तो जब भी आपके एएस के जब आप क्वेश्चंस वगैरह खोलेंगे भी, लेकिन अभी नहीं खोलने, मैं खुद बताऊंगा कैसे कब क्या चीज खोल, आप देखेंगे कि जब अगर आपका पार्ट ए गलत हो गया ना तो आगे बी सी डी तीनों गलत हो जाए, क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। एक एक्सेलरेशन, फिर टाइम निकाल लें, फिर वेलोसिटी, या इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको केयरफुल होना है। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस वक्त कौन सी इक्वेशन मोशन यूज करनी है। पता होगा जब मुझे किसी इक्वेशन में टाइम नहीं गिवन तो लगनी ही ये वाली है जिधर टाइम है ही नहीं। अ बाइसिकल ब्रेक्स कैन प्रोड्यूस अ डीएसएलरेशन ऑफ 2.5, ये ए हो गया। हाउ फार, हाउ फार का मतलब एस निकालना है। Will the bicycle travel before stopping if it is moving at 10 meter per second when the brakes are applied? ठीक है, ये आपके पास हो गया u, ठीक है। और आपने क्या निकालना है, सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास अब जीरो हो जाएगी। अब इनिशियल है लेकिन एंड पे बाइसिकल रुक गई है। जब कोई चीज रुक गई है तो उसकी फाइनल क्या होगी, जीरो। तो मैंने v स्क्वायर जीरो ले लिया, u स्क्वायर मेरे पास 10 थी, 2 ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय डीसेलरेशन, डीसेलरेशन थी तो मैंने -2.5 लिखा है, एक्सेलरेशन होती तो मैं +2.5 लेता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय एस तो करते कराते आपके पास एस आ जाएगा 20 मीटर्स। समझ आ गई? ये एक और एग्जांपल है, ये आप खुद भी देख लेना, ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे यूज हुए हैं। ये आप एज एन असाइनमेंट खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने फिर आंसर मैच कर लेना। ये कुछ वीडियो लिंक्स हैं, एंड दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2, काइनेमेटिक्स आपका आज खत्म हो गया चैप्टर 2। इसके अब हम कुछ क्वेश्चंस शुरू करेंगे आफ्टर वी हैव डन वन मोर टॉपिक जो आपका डायनामिक्स है, क्योंकि चैप्टर 2 और 3 जो है उन दोनों के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं। उसके अंदर एक और चीज है, वो दोनों के क्वेश्चन साथ आते हैं मिलके, इसलिए मैं पहले चैप्टर 3 करवाऊंगा, फिर हम 2 और 3 के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। गॉट इट? ठीक है। तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है। मैं एक और वीडियो